Hello students, today we will do unsolved questions from question number 10. उससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रेड यूनियंस EWS वो कैटेगरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जस्ट ट्राई इट वंस एट योर होम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या है, टैबुलेट करना है गिवन इन्फॉर्मेशन को. 2015 में टोटल 1500 एप्लीकेंट्स थे कॉलेज में, 900 थे कॉमर्स से, उसमें गर्ल्स थी 600, उसमें से आउट ऑफ विच 230 वर फ्रॉम साइंस. 230 जो है वो साइंस स्ट्रीम से थी. फिर 2016 का बताया कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 2500 थे, उसमें से 1800 बॉयज़ थे. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वॉज 1600 ऑफ विच 450 वर गर्ल्स. ठीक है, तो 15-16 का बनाना ही हमको. साइंस और कॉमर्स दो स्ट्रीम्स बनाना है, बॉयज़ गर्ल्स टोटल. ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया. राइट. उसके बाद इसने एक और टोटल का कॉलम बनाया है जिसमें टोटल बॉयज़ दिए हैं, टोटल गर्ल्स दिए हैं और फिर लास्ट में टोटल किया है. गॉट. ना लेट्स डू. अब अगर हम करते हैं तो सबसे पहले 2015 में क्या बोला है, 1500 एप्लीकेंट्स हैं. 2015 के लास्ट टोटल में लिख दो 1500. उसमें से 900 जो है वो कॉमर्स सेक्शन के, तो टोटल में लिख दो कॉमर्स, तो 1500 माइनस 900 तो 600 हो गए साइंस स्ट्रीम के. नंबर ऑफ गर्ल्स व 600, तो गर्ल्स की टोटल में लिख दो 600. पता ही चल गया था वो तो हमें. ठीक है, आउट ऑफ विच 230 वर फ्रॉम साइंस. उसमें से 230 जो है वो साइंस की है, तो 600 में से 230 गए तो 370 जो है वो कॉमर्स की आ गई. अब 370 देखो कॉमर्स की आ गई. राइट. इतने डाटाज हमारे पास हैं. ये 1500 था. राइट. तो हम कर लो इधर 530 प्लस 370 कर लेते हैं अपन, तो 900 आ गया. 1500 में से 900 गए तो 600 आ गए. 230 गर्ल्स थी सही, तो 600 में से 230 गई तो 370. ठीक है. नाउ 2016 में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो थे वो 2500 थे, तो राइट में टोटल में लिख दिया 2500. उसमें से 1800 जो है बॉयज़ थे, तो बॉयज़ की टोटल में लिख दिया 1800. फिर साइंस स्ट्रीम से कितने थे, तो साइंस स्ट्रीम से टोटल 1600 थे, तो साइंस स्ट्रीम के टोटल में लिख दो 1600. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है, उसमें से 450 जो है गर्ल्स थी, तो 450 गर्ल्स के इसमें लिख दो साइंस स्ट्रीम में 450. ठीक है. आउट ऑफ विच मतलब क्या, उस साइंस स्ट्रीम के लोगों में ही इतनी गर्ल्स थी. तो ये सब कुछ हम लिख चुके हैं, है ना. ये सब कुछ हमने लिख लिया है. अब हमको आगे करना है, तो आगे देखो कैसे होगा. तो टोटल एप्लीकेंट्स थे कितने, उसमें हमको पता चल गया 2500 थे, उसमें से 1800 बॉयज़ थे, तो बची गर्ल्स हो गई 700. फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो साइंस स्ट्रीम में 1600 थे, तो कॉमर्स के निकाल लो 2500 माइनस 1600, तो 900 कॉमर्स स्ट्रीम के आ गए. 450 जो है वो गर्ल्स थी साइंस स्ट्रीम की, है ना. साइंस स्ट्रीम की जो है वो क्या थी, है ना, साइंस स्ट्रीम की क्या थी वो गर्ल्स थी. तो साइंस स्ट्रीम की जो गर्ल्स हैं वो लिख दो 450, तो 700 में से 450 माइनस करेंगे तो 250 कॉमर्स की आ गई. टोटल 900 थी, उसमें से 250 माइनस कर दिया तो 650 ये आ गया. 1800 में से 650 माइनस कर दिया तो साइंस स्ट्रीम का आ गया. ऑलराइट. टोटल कैसे किया हमने, तो टोटल ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ की टोटल लगा दो 370 प्लस 1150, तो 1520. फिर गर्ल्स की टोटल अगर देखें तो 450 प्लस 230 तो 680. ये गर्ल्स की टोटल है फ्रॉम साइंस सेक्शंस, बोथ फ्रॉम 2015 टू 2016. देखिए ये जो लास्ट वाला कॉलम है वो अगर तुम नहीं भी बनाओगे तो इट्स ओके, नो नीड ऑफ मेकिंग दिस. अगर तुम नहीं भी बनाओगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स. नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. टोटल नंबर ऑफ 1650 पर्सन्स इंटरव्यूड फॉर द अपॉइंटमेंट इन अ फैक्ट्री, है ना. 1650 लोगों ने टोटल इंटरव्यू दिया एक फैक्ट्री में. 450 वर फ्रॉम टेक्सटाइल एरिया एंड द रेस्ट वर फ्रॉम नॉन टेक्सटाइल एरिया. मतलब दो की क्वालिफिकेशन बनानी नहीं, दो बनाने, एक तो हमको टेक्सटाइल एरिया बनाना है और एक नॉन टेक्सटाइल. उसमें से मैरिड मैन जो है टेक्सटाइल एरिया से, ठीक है, 210 वर एक्सपीरियंस्ड एंड 65 इन एक्सपीरियंस. तो दो फिर कैटेगरी बन गया, एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस. फिर टेक्सटाइल एरिया में एक हो गया मैरिड नॉन मैरिड टोटल, मैरिड नॉन मैरिड टोटल. राइट. इसमें भी ये जो टोटल वाला लास्ट वाला कॉलम है इसको नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो टोटल कितनी है, टोटल 1650 लोगों ने इंटरव्यू दिया. ये नीचे ये लास्ट वाले के लिए लिखने के लिए लिखा है.
450 वर फ्रॉम टेक्सटाइल एरिया, है ना। तो टेक्सटाइल एरिया में देखो टेक्सटाइल एरिया की टोटल आ गई 450, रेस्ट जो है उसमें से है, तो 450 में से 1650 माइनस कर दिया तो 1200 जो है वो क्या हो गई, नॉन टेक्सटाइल एरिया की। फिर मैरिड मैन, अमंग द मैरिड मैन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल एरिया, उसमें से 210 जो है वो क्या है, एक्सपीरियंस है, 65 इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो 210 प्लस 65 275 टोटल आ गई इसकी। वाइल ऑफ नॉन टेक्सटाइल एरिया, नॉन टेक्सटाइल एक करस्पॉन्डिंग फिगर जो है वो कितने हैं, 46 और 505, ठीक है। तो 46 और 505 लिख दो, है ना। मैरिड में करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, मैरिड के इसमें नॉन टेक्सटाइल एरिया का बता दिया उन्होंने। फिर टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस पर्सन्स was 900 ऑफ विच 91 रिसाइडेड इन टेक्सटाइल एरिया। टोटल कितने थे, तो टोटल 900 थे, उसमें से 91 जो है वो टेक्सटाइल एरिया में, तो 91 लिख दो टोटल में टेक्सटाइल एरिया, और उधर बाकी के बचे हुए लिख दो 900 में से 91 माइनस करके 809 यहाँ लिख दो। प्रेजेंट करना है हमको डाटा को, ठीक है। तो वो ये सारे डाटास को लिख लिया हमने और फिर प्लस माइनस कर लेना, तो यू विल गेट द आंसर्स, तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉल मी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम आज नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। अगला चैप्टर जो है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इससे पहले हमने पढ़ा था टैबुलर प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने डाटा को प्रेजेंट किया था टेबल में। अब हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, दैट इज़ हम डाटा को डायग्राम, मतलब डायग्राम मीन्स ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। क्या होता है, जब डाटा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डाटा, तो क्या हो जाता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है उस डाटा को समझना, ठीक है। इवन इफ इट इज़ टैबुलेटेड, मतलब इवन अगर टेबल बनी हुई है, इवन हमने उसको क्लासीफाई कर दिया है, पर अगर डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको समझने में हमें टाइम लगता है, प्रॉब्लम आती है। सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो कि टेबल को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि जहाँ डाटा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला है उसमें क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, उसमें हमें ग्राफिकल मेथड या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है, अनइंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो कि इंटरेस्टिंग नहीं है उनको भी अट्रैक्टिव और अपीलिंग बना देता है ग्राफ से और चार्ट से। मतलब जब हम ग्राफ्स वगैरह देखते हैं तो इवन वो चीज़ें जो इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, उन चीज़ों को भी वो अट्रैक्टिव बना देता है, कौन, ग्राफ। फिर जैसे ही हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को देखते हैं तो वो हम ज़्यादा बहुत कन्विंस्ड हो जाते हैं। कन्विंस्ड मतलब क्या, वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है और अच्छे से अपील करता है। अपील मतलब इट लुक्स गुड। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये मेन पॉइंट्स हैं, अगर तुम इसे भी कर लेते हो तो इट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो एक तो ये कि जहाँ डाटा का बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा है उसमें हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें तो इट कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय एवरीबडी, एज वेल एज वो फैक्ट जो कि अनइंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको भी हम डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। फिर इसको बहुत कन्विंसिंग एकदम लोग जो है उसको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इट इज़ अट्रैक्टिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। एविडेंस ऑफ दिस कैन बी फाउंड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एडवर्टीजमेंट, बुक्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। और इसके जो प्रूफ्स हैं हम ये देख सकते हैं कि बहुत बार न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट में हमें ग्राफ देखने को मिलते हैं, टेबल्स कम देखने को मिलती है। तो वाई, बिकॉज इट इज़ अ अट्रैक्टिव मोड और इवन अ लेमन कैन अंडरस्टैंड इट। लेमन मतलब क्या, वो लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इवन वो लोग भी ग्राफ को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हाँ जो चीज़ ऊपर है या जो हाइटेड है मतलब इसका ग्राफ अच्छा है। हर चीज़ को ग्राफ से प्रेजेंट किया जाता है, तो ग्राफ कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी, इवन द पर्सन हु इज़ नॉट एजुकेटेड कैन अंडरस्टैंड द graph. A layman cannot understand the tabulated data easily, but with a single glance at the diagram, one can get complete picture of data presentation. एक लेमैन जो है मतलब एक पर्सन जो कि इकोनॉमिक्स नहीं जानता, वो उसको टेबल को समझने में प्रॉब्लम आएगी, साथ साथ में उसको बहुत देर तक उस टेबल को देखना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। वहीं एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर कोई भी पर्सन देखेगा तो एक सिंगल ग्लैंस से, मतलब सिंगल एक झलक से ही उसे बातें समझ में आ जाएगी। तो लेमैन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। गॉट।
नाउ नेक्स्ट हम देखें तो एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला तो कि दिस डायग्राम्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। ये जो डायग्राम होते हैं, ये जो ग्राफ्स होते हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ कॉमन मैन। कॉमन मैन का अट्रैक्शन, कॉमन मैन जो है वो भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। और इम्प्रेसिव भी होते हैं। इम्प्रेसिव मतलब किसी को भी हम इम्प्रेस कर सकते हैं। नॉर्मली अगर तुम बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है, और एकदम से उसको ग्राफ बताओगे तो उसको बहुत ईजिली समझ में आएगा, ईजी टू रिमेंबर। ग्राफ अगर हम देख लेते हैं तो हमको याद ज़्यादा देर तक रख पाते। एक पूरा पैराग्राफ तुमको याद रखने का बोला और एक ग्राफ याद रखने का बोला, तो ग्राफ क्योंकि वो विजुअल प्रेजेंटेशन है, विजुअल प्रेजेंटेशन को हम ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। मूवी देखते हो, मूवी क्यों याद रह जाती है? क्योंकि वो विजुअली दिखाई गई है। वैसे ही डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन जो है वो मेमोराइजिंग इफेक्ट होता है। मतलब डायग्राम जो है हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह सकते हैं बजाय एक पैराग्राफ के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा का ऐसा पिक्चर जो है वो हमारे माइंड में बन जाता है उस डायग्राम का। दैट्स वाई दिस डायग्राम इज़ वेरी अट्रैक्टिव। फिर डायग्राम्स सिंप्लीफाई डाटा। डायग्राम जो है वो डाटा को क्या कर देता है? सिंप्लीफाई कर देता है। सिंप्लीफाई मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल कर देता है। डाटा को समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ्स या डायग्राम की वजह से हम किसी भी डाटा को बहुत इजीली समझ सकते हैं। इवन अ पर्सन हु इज़ आउटसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग, इवन कोई बाहर का कोई पर्सन आता है वो भी उस ग्राफ को देखकर इजीली डाटा को समझ सकता है। डायग्राम सेव्स द टाइम। डायग्राम जो है वो हमारे टाइम को भी क्या करता है? बचाता है, राइट। अगर हमें एक पैराग्राफ लिखना है बजाय उसके ग्राफ बनाना है, तो अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो इट विल टेक मच लेसर टाइम टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू यूज। बनाने में भी और समझने में भी, दोनों ही इसमें ये बहुत टाइम सेव करता है। डायग्राम कंपैरिजन करने में भी बहुत इजी होता है। कंपैरिजन करने में मतलब बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ इसका अगर ग्राफ में ये चीज़ जो है वो ऊपर है, ये बार जो है ऊपर है और ये बार नीचे है, मतलब क्या इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि ये एज़ कंपेयर टू दिस ये बड़ा है, ठीक है। मतलब इट इज़ अगर हम बात करें किसी कंपनी की, तो एक कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करी, एक कंपनी कम परफॉर्म करी, तो हम इजीली बता सकते हैं ऊपर और नीचे पॉइंट से कि हाँ क्योंकि ये पॉइंट ऊपर है, ये कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो डायग्राम में कंपैरिजन बहुत इजीली हो सकता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। डायग्राम जो है वो हर फील्ड में काम आता है। चाहे हम स्कूल्स की बात करें, कंपनीज, बैंक, एवरीवेयर दिस डायग्राम्स आर यूज्ड, एवरीवेयर दिस ग्राफ्स आर यूज्ड। डायग्राम गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। डायग्राम्स जो है वो और हिडन फैक्ट्स जो कि हम टेबल के थ्रू नहीं समझ पाते, डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि कंपैरिजन बहुत इजीली होता है। तो यहाँ हमने 7 पॉइंट्स किए, बट नो नीड ऑफ डूइंग ऑल द 7 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। कोई भी 5 पॉइंट कर लेना एग्जाम के लिए, 7 पॉइंट करना इज़ नॉट अच्छा, मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन आता ही नहीं है तो 7 पॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ जनरल गाइडलाइंस फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। किसी भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं, मतलब क्या चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए। तो पहले तो देयर मस्ट बी अप्रोप्रिएट टाइटल। उस ग्राफ को जो हमने बनाकर ऐसे ही रख दिया तो किसी को कोई समझ में नहीं आएगा जब तक कि तुम उसका टाइटल नहीं दोगे कि आखिर ये ग्राफ किस लिए बनाया है या किसके ऊपर है। जो भी टॉपिक दिया जाए वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब उसको पढ़ते से ही लोगों को समझ में आ जाए, टाइटल को पढ़ते से ही कि अच्छा ये ग्राफ जो है वो इस टॉपिक के ऊपर है। तो देयर मस्ट बी अ टाइटल फॉर दैट डायग्राम। हर कोई डायग्राम, जो भी हम डायग्राम बनाएं उसका टाइटल होना चाहिए क्योंकि सिर्फ डायग्राम से पर्सन जो है नहीं समझ सकता कि ये डायग्राम किसके ऊपर है। देयर मस्ट बी अ टाइटल ऑन इट। टाइटल होना ज़रूरी है। फिर साइज़, तो वो साइज़ डिपेंड करती है डाटा के ऊपर, ठीक है। डाटा अगर बड़ा होगा तो देयर विल बी बिगर साइज ऑफ द डायग्राम। पर डायग्राम जो है इस तरीके से उसकी जो नंबरिंग ले रहे हैं अपन, जैसे जो नंबर्स हैं वो 1000 तक जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 1000 तक जाएगा तो डायग्राम विल बी टू लार्ज, ठीक है। तो हम क्या करें, डाटास के हिसाब से डायग्राम को अरेंज करें ताकि डायग्राम ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना ही बहुत ज़्यादा छोटा हो। लाइक 0.5, 0.10, 0.3 तो हम डायरेक्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा ग्राफ बन जाएगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि दिस डायग्राम शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया
तो भी समझने में दिक्कत आएगी, और बहुत ज़्यादा स्मॉल हुआ तो भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। नाउ प्रपोर्शन बिटवीन विड्थ एंड हाइट। विड्थ और हाइट, विड्थ मतलब क्या, चौड़ाई, और हाइट मतलब लंबाई। तो चौड़ाई और लंबाई में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ज़्यादा पतला है। इस तरीके का ग्राफ भी नहीं बनाया जाए। पतला मतलब बार डायग्राम जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें तुम्हें समझ में आएगा। तो जो रेक्टेंगल्स हम बनाएंगे उसमें इट शुड नॉट बी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं हो बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा थिन बना दिया, या बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया। एक नॉर्मल पर्सन भी अगर अपन देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा हो बहुत दुबला, तो ही विल नॉट गुड लुक और शी विल नॉट गुड लुक। ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा मोटा हो तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो वी शुड सी, मतलब एक प्रॉपर अट्रैक्टिव दिखने के लिए उसके लिए प्रॉपर विड्थ और हाइट होना चाहिए। प्रॉपर का डेफिनेशन नहीं दिए कि प्रॉपर क्या, पर एक प्रॉपर होना चाहिए। अब स्केल मतलब कितना डिफरेंस लो, 5, 10, 15, 20 कितना डिफरेंस लेना है। तो वैसे तो डिफरेंस कुछ भी ले सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड दैट डिफरेंस शुड बी इन द इवन वैल्यूज़। वो जो डिफरेंस लिया जा रहा है वो हमेशा इवन वैल्यूज़ में लिया जाए, ऑड वैल्यूज़ में नहीं लिया जाए। मतलब 1 पहले 1 ले लिया, फिर 3, फिर 5, 7, ये ऑड नहीं चलने दे, बल्कि 5 का डिफरेंस ले ले, 10 का ले ले, 15 का ले ले, सॉरी 5 का ले ले, 10 का ले ले, 20 का ले ले। ठीक है। इवन वैल्यूज़ का लें तो इट विल मेक द डाटा मोर अट्रैक्टिव। तो ऑलवेज स्केल को चूज़ करने में बहुत ध्यान रखा जाए ताकि बार जो है वो ना तो ज़्यादा बड़े बने ना ज़्यादा छोटे बने, और साथ साथ में हम जो भी डिफरेंस चूज़ करें जहाँ तक हो वो डिफरेंसेस जो है वो इवन नंबर में हो। ठीक है। उसके बाद उस डायग्राम को बहुत अट्रैक्टिव बनाएं। कैसे, उसको बहुत नीट और क्लियर बनाएं। ठीक है। नीट क्लियर बनाएं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें प्रॉपर कलरिंग कर दें जिससे कि उसको समझना और इजी हो जाए। डायग्राम जो हम बना रहे हैं इट शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या, प्रॉपर स्केल से बनाया जाए, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाया जाए ताकि अट्रैक्टिव तो दिखे ही, साथ साथ में हम जिस पर्पस के लिए उसको बनाया है, मतलब जिस भी रीज़न की वजह से उसको बनाया है वो रीज़न जो है वो पूरा हो सके। जो भी डायग्राम बनाया हो सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाए ताकि हर पर्सन जो है उस ग्राफ को समझ पाए, क्योंकि हम ग्राफ को बोलते ही हैं द मोस्ट सिंपल प्रेजेंटेशन। ठीक है। मोस्ट सिंपल प्रेजेंटेशन टू बी अंडरस्टूड एज वेल एज टू मेक। इस वजह से जो भी ग्राफ बनाया जाए इट मस्ट बी वेरी सिंपल ताकि कोई भी उसे समझ पाए। ठीक है। तो इसमें भी 9 है, सारे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी 5 याद कर लेना। कोई भी 5 गाइडलाइंस जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ग्राफ को बनाने से पहले। ठीक है। तो ये गाइडलाइंस क्यों दी गई है, जस्ट टू रिमेंबर कि कभी भी हम कोई ग्राफ बना रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखकर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ विल बी द करेक्ट वन। राइट टाइटल हो, प्रॉपर स्केल हो, अट्रैक्टिव हो, एक्यूरेसी हो, सिंपल हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है। स्केल प्रॉपर होना चाहिए, फिर विड्थ और हाइट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। देयर मस्ट बी, ऐसा नहीं हो बहुत ज़्यादा विड्थ हो बहुत छोटी हाइट हो, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट बिटवीन द हाइट एंड विड्थ। नाउ टाइप्स ऑफ डायग्राम हम देख लेते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ डायग्राम की हम बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम। ठीक है। कौन कौन से डायग्राम्स होते हैं, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल। ठीक है। अगर हम अभी 11th की बात करें तो 11th में हम सिर्फ 1 डायमेंशनल डायग्राम्स पढ़ेंगे और 2 डायमेंशनल में से सिर्फ एक पढ़ेंगे पाई डायग्राम। राइट। 2 डायमेंशनल में क्या आता है, स्क्वायर, सर्कल, ये सब 2 डायमेंशनल में आते हैं, तो ये सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे 11th में जो है सिर्फ 1 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं, और 1 डायमेंशनल डायग्राम है और 2 डायमेंशनल में से सिर्फ 5 डायग्राम है। तो इस चैप्टर में हम 1 डायमेंशनल के कुछ पढ़ेंगे। देखो लिखा है टाइप्स ऑफ 1 डायमेंशनल डायग्राम्स। उसमें कौन कौन सा होता है, एक होता है सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम। 1 बाय 1 हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है। पहले सिंपल बार डायग्राम में हम क्या करते हैं, तो अलग अलग बार्स बना देते हैं। ठीक है। विड्थ में मतलब थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे हम क्या करते हैं, अलग अलग बार्स बनाते जाते हैं। बार्स मतलब अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाते जाते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम जनरली वहाँ यूज़फुल होता है जहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट किया गया है।
सिंपल बार डायग्राम में हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही समझाते हैं, कोई भी एक चीज़, और दूसरी ईयर वाइज होगा और एक चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं। तो जब हमको एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही लेना है जिसमें कोई हमें कंपैरिजन नहीं करना, वहाँ हम सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं। वहीं मल्टीपल बार डायग्राम जो है हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल को प्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम मतलब जिसमें हमने अलग अलग उस बार में हम कंपोनेंट्स कर देंगे। परसेंटेज बार डायग्राम मतलब वो जो डाटा है उसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। ब्रोकन स्केल मतलब क्या, उसमें हम देखेंगे कि कुछ डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ डाटा बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए। फिर डेविएशन बार डायग्राम मतलब क्या, जिसमें डाटा में हमको प्रॉफिट निकालना है, लॉस या नेट एक्सपोर्ट निकालना है, ठीक है। जिस डाटा में हमने देखा कि कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, मतलब कहीं वैल्यूज़ पॉजिटिव जा रही है, कहीं वैल्यू नेगेटिव जा रही है, तो उस केस में हम डेविएशन बार डायग्राम बनाएंगे। अभी अपन एक एक करते जाएंगे अलग अलग, तो तुम्हें बहुत इजी हो जाएगा। फिर तुम्हें ये चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेगी, अपने आप ही याद हो जाएगी कि कौन सा बार डायग्राम कौन सा होता है, ठीक है, जस्ट बाय सीइंग। तो अब हम अगले लेक्चर में सिंपल बार डायग्राम करेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क। And one more thing, just complete your copies till here and complete the notes also.